चरण है। इस तरह से हम लोग सुनिश्चित करते हैं, इस तरह से हमारा शैक्षणिक उद्देश्य पूरा होता है। हमारा अभिज्ञान पास आ जाएंगे कि इस अध्यापक को हमारे पास भेज दीजिए, प्रश्न चिन्ह लग जाता है। किस अध्यापक की यहाँ आवश्यकता नहीं है, हमारे पास आवश्यकता, इसे हमें हमारे पास ले आइए। तो 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें कुछ और भी हम लोग जो है सब पार्ट्स जोड़ सकते हैं, परंतु यही चीजें होती है। हमें निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर लिखने पड़ते हैं। कुछ उत्तर हमारे वस्तुनिष्ठ होते हैं, कुछ रचनात्मक होते हैं और कुछ वर्णनात्मक। बिंदुओं का ध्यान रखना। तो उन्हीं बिंदुओं को कुछ हमने पहले भी पढ़ लिया है, निहितार्थ में भी हमारे समक्ष आए हैं। कुछ एक हमने प्रश्न पत्र के जो स्तर थे कि शिक्षकों के लिए निहितार्थ होना चाहिए, उसी निहितार्थों की जगह जो है ये चीजें अब हम कोशिश करेंगे जोड़ने की। ज्ञान, समझबूझ और अनुप्रयोग, इसे जो ब्लूम टैक्सोनॉमी में लिया गया है वो लॉर्ड्स के प्रश्नों के अनुसार हमें भी भ्रमित करते हैं, मुझे तो बहुत करते हैं। शायद से आप लोगों को करें या ना करें, क्योंकि जो अध्यापक कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं में होंगे शायद से उन्हें जरूर किया हुआ होगा। अब मुझे पता नहीं है कि किसे कितना कंफ्यूज किया होगा इन प्रश्नों ने। विकल्प पूछे जाते हैं, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। पहला ऑप्शन यही रहेगा हमेशा आपके पास। ए और दोनों सत्य है या असत्य है, ऐसा भी हो सकता है, या आर की व्याख्या सही है। ए सत्य है लेकिन आर सत्य है, सॉरी ए असत्य है लेकिन आर असत्य। मतलब अगर मिट्टी में बोया जाता है तो यह एक छोटे से अंकुर के रूप में विकसित हो, आपको जागृत करनी होगी। उसी तरह से एक और उदाहरण है। उसके बाद क्या किया उसने, अपने दिमाग का प्रयोग किया। क्या मेरी चोंच तो छोटी और पानी बहुत नीचे है। ये भी शोभी के प्रधानाचार्य जी हमारे समक्ष पधार चुके हैं। मैं उनका डीएवी लक्कड़ बाजार की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं कि आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें। और भालू था, मतलब बहुत सारे थे, पर मैंने कुछ विशेष चीजों को ही इसमें लिया था ताकि हमारा ज्यादा समय इसमें ना लगे। क्या करते हैं, उस विषय को विस्मृत कर देते हैं, भूल जाते हैं। भूल जाएंगे तो परिणाम आपका अच्छा नहीं हो सकता है। तो शीघ्र पुनरावृत्ति शुरू करना, सबसे पहला कार्य क्या है, शीघ्र पुनरावृत्ति शुरू करना। अक्सर यह देखा गया है कि विद्यालय में जब एक अध्यापक है वो अध्ययन का आज रात होगी या 5-6 दिनों बाद आज रात होगी, ठीक है, तो ये क्या है, समय में बंधे हुए, समय से ही ऋतुएं आती जाती रहती है। इस पाठ से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न पत्र प्रारूप है, कवि और कविता के नाम दिए गए हैं। आपको जहां कवि का नाम दिया गया वहां कवि, विषय सामग्री उपलब्ध कराना। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, क्योंकि आपने जब पाठ को पढ़ा दिया है उसके बाद आप क्या नया कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, आप सरल और आसान विषय सामग्री बच्चों को उपलब्ध करवा सकते हैं, जिसमें नोट्स हो सकते हैं, गति से उनको लिखना जरूरी है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, गत वर्षों के जो प्रश्न पत्र है उनका अवलोकन करवाया जा सकता है। जैसे कि अध्यापक हमारे सुदर्शन महोदय ने भी बताया कि पिछले प्रश्न पत्रों का अवलोकन करवाते रहे। नए भी कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। इस प्रकार से बच्चों को हमेशा प्रेरित करते रहें ताकि वह उस विषय से जुड़े रहें। और एक छोटी सी गतिविधि है फिर आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें गतिविधियों मुख्य रूप से देखने पे आता है कि बच्चे अगली कक्षाओं में जब पहुंच रहे हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा गलतियां उनके पास हो रही है, तो उससे क्या होता है, उनके अंक जो है पूरे नहीं मिल पाते। तो उसमें हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। और संक्षेप में मैं यही कह सकता हूँ कि जब आपने ये सब कार्य कर लिए हैं पुनरावृत्ति के, तो गुणवत्ता सूचकांक में वृद्धि होना तो निश्चित तय है, क्योंकि बातचीत में समय बर्बाद नहीं करना है। उचित सामग्री लेकर के जाए, वहां देखते कई बार जी स्केल नहीं था मेरे पास, पेन नहीं, एक ही लाया था, खत्म हो गया। तो ये चीजें बता के जाना है बच्चे को कि आप एक परीक्षा देने जा रहे हैं। मौखिक परीक्षा हो रही है, लिखित परीक्षा, अलग अलग परीक्षाओं का जो है हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए विभिन्न परीक्षाओं से होकर ही गुजरते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर लिखा गया है कि साथ साथ चलता है जीवन और परीक्षाएं। तो जब परीक्षाएं हमारे जीवन का इतना अभिन्न अंग है, तो क्यों इन परीक्षा शब्द को जैसे ही सुना जाता है हमारे मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न होता है। अगर वो हमें जानना है तो उसके लिए भी परीक्षाएं जरूरी है। उसके बाद वांछनीय सुधार,
क्योंकि हम सभी ने सुना है कि कोई भी मनुष्य जो है वो सभी गुण लेकर पैदा नहीं होता है, वो गुणों को अर्जित करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है, और उसके बाद ही जो है उसके जो जीवन में जहाँ पर सुधार की आवश्यकता है वो तभी सुधार कर सकता है। यदि हम सिर्फ जो है ये सोचते रहेंगे ये गुण तो हमें नहीं है, तो उससे हमारे जो व्यवहार है उसमें सुधार नहीं हो सकता करना है। उसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण पंक्ति जो चिंतन को लेकर बोली गई है वो ये कहा गया है कि करने से पहले सोचे। जैसे इंग्लिश में भी कहा जाता है कि थिंक बिफोर यू स्पीक। आप बोले, कुछ भी बोलना है उससे पहले सोचेंगे। बच्चों को परीक्षा जो है, परीक्षा में जब बच्चे अपीयर होंगे तो उनको क्या करना है, पहले सोचना है कि कोई भी प्रश्न हमारे सामने दिया गया है इसका उत्तर क्या हो सकता है। हम कौन से चरित्र पाठ में आए हैं। अब एक पाठ है मेरे संग की औरतें, जो कि मृदुला गर्ग द्वारा लिखित है। आज के नागरिक है, उस समाज में ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने लिखने की उम्र में, जहां पर उन्हें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए उस समय में जो है बाल श्रम करने को मजबूर है। वहां पर होती है लाइब्रेरी, वहां पर भी साइंस बने होते हैं कि बात नहीं करें, चुप बैठे। तो वैसे साइंस जो है इसकी मदद से भी हम जो है कौशल, बाकी सभी कौशलों में लेखन कौशल को जटिल कौशल बोला गया है। इसी कारण, क्योंकि जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें क्या होता है कि बच्चे जो है वो वर्तनीगत दोष उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से आप गलत वाक्य निर्माण कर लेते हैं, वाक्य में क्रमबद्धता का आपको नहीं पता है, आगे पीछे शब्द आपने लिखे। कार्य है जिबेवा में संपादक महोदय जिनको पत्र लिखा जाना है, और उसके बाद जी बिल्कुल 1 बाय 1 जी बिल्कुल। जब हमने इसका एड्रेस लिख लिया उसके बाद जो है हम विषय लिख रहे हैं, उसके बाद विषय वस्तु बिल्कुल लगा दी गई, वहां पर सही लगा दिया गया है, और उसके बाद अनौपचारिक में जो बात कि जो फुल मार्क्स लेने वाले बच्चे उनकी संख्या कम होती जा रही है। अगर टीचर क्रिएटिव नहीं है तो धीरे धीरे ऐसे बच्चों की संख्या जो कम ही होती है। तो अगर टीचर क्रिएटिव है तो जो हमारे जो है रिजल्ट अच्छा करने वाले बच्चे हैं उनकी जो संख्या वो बढ़ती ही जाएगी। कर सीख रहे हैं, हमने विषय पढ़ा लिया, उसी विषय से रिलेटेड हमने एक बच्चे को वीडियो दिखाया और उसके बाद हमें अभ्यास के लिए भी वहां पे ले गए। हम सिर्फ पढ़ाए जा रहे हैं, उनसे हम कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, और हम ये प्रश्नोत्तरी उन्हीं से भी बनवा सकते हैं। कुछ एक हमने विषय दे दिया, जैसे हमने अपठित गद्यांश दे दिया, उसे उन्होंने खुद ही प्रश्न फ्रेम करने हैं, और बीच बीच में हमने उनसे गेम भी करवानी है, क्योंकि हायर क्लासेस के लिए बहुत ही यूजफुल है कि हमें बच्चों को जो है नोट्स प्रोवाइड करें, क्योंकि हम ऐसे हमने सारे बच्चों की एक आइस बॉल बना दी, फिर हम बच्चों को पास कर रहे हैं, म्यूजिक चला रहे हैं, जिसके बाद म्यूजिक स्टॉप हो रहा है, वो बच्चा खड़ा हो रहा है, फिर वो सबसे लास्ट वाला पेज निकालेगा और वो लास्ट वाला पेज निकालकर उसको पढ़ेगा कि मेरे पास एक बाइक है, मुझे तैरना पसंद है, मैं चिकन पका सकता हूँ, ये किस बच्चे ने दिखा है। तो उसकी जो स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। छात्रों ने जो परफॉर्म किया है, ठीक है, उसका हम जब उनको प्रमाण पत्र देंगे वो उनका क्या हो जाएगा, संपूर्ण उनका मूल्यांकन हो जाएगा। तो उत्तर पुस्तिका की अगला है मेरा उत्तर पुस्तिका की मूल्यांकन संबंधी नीतियां कही थी। अब बच्चों की अंतिम परीक्षा होगी। अंतिम परीक्षा के लिए हमने अपने बच्चों को किस तरह से तैयार किया है वही होता है संरचनात्मक मूल्यांकन। एक संरचना बनाना, योजना बनाना अपने छात्रों के लिए। इसमें शिक्षक जो है समय समय पर अपने बच्चों से प्रश्न पूछता है, ठीक है, वो जांचता है कि जो वो पढ़ा रहा है, जिन विधियों का वो इस्तेमाल कर रहा है, क्या छात्र उसको समझ रहा है, क्या वो उसके उत्तर दे रहा है। तो वो समय समय पर उनसे अलग अलग तरह से प्रश्न करता है। जब एक शिक्षक अपनी एक मैंने रखा है कि वर्ग पहेली से बहुवचन लिखने का वचन आपने पढ़ा लिए हैं। अब छात्र उसे समझ पाया है, नहीं समझ पाया है, वर्ग पहेली को वह सुलझा पाता है, इसके लिए आप इस तरह से उनसे पूछ सकते हो। इससे विशेषण आते, चलो और क्या विशेषता हो सकती है। इस तरह से हम खेल खेल में छात्रों का मूल्यांकन कर सकते हैं, छात्र बोर भी नहीं होंगे। और कोई 5 सर्वनाम बताइए। 5 सर्वनाम। हाँ जी, छात्र नहीं कर रहा है तो उसे ऐसी घटनाएं ऐसी पता है, तो ये क्रमबद्ध तरीके से होता है। वस्तुनिष्ठता, ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है। जैसे आपने कोई प्रश्न का निर्माण किया, जैसे मैंने आपसे क्लास 3 का प्रश्न पूछा कि इसमें छात्र और शिक्षक के जो उत्तर होनी चाहिए उस दोनों में सहभागिता
होनी चाहिए, दोनों के उत्तर जो है मिलने चाहिए। जैसे आपने एक प्रश्न का निर्माण किया कि बबलू कितने बरस का था, तो आपके दिमाग में भी उसका उत्तर होगा कि 3 बरस का था, और आपके शिक्षक आपके छात्रों को भी पता होगा कि वो कितने बरस का था, 3 बरस का था। तो आपने क्लास में संख्या को पढ़ा लिया है, अब आपने छात्रों को एक गतिविधि करवानी है कि क्या छात्र संख्या तथा उसके भेद को जान पाए हैं। तो मेरे पास एक संख्या से संबंधित चार्ट है, एक गतिविधि है। इसमें 3 पॉकेट्स 3 जेब बनी हुई है जिसमें संख्या के भेद लिखे गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से गेम खिला करके भी आप छात्रों का मूल्यांकन कर सकते हो। हिमालय और पर्वत में क्या अंतर है? खेल खेल में रखते हुए उनका निरंतर सर्वांगीण विकास है। विषय है बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतर की जाने वाली गलतियों को सुधारने के लिए सुझाव। के मेल से परि जमा इच्छा से बनता है। इसका अर्थ होता है, परि का अर्थ होता है चारों तरफ, और इच्छा का अर्थ होता है निरीक्षण करना अथवा जांच करना। उद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, यो कार्य कुछ नहीं करेगा। तो क्यों, उद्देश्य क्या है परीक्षा के? तो परीक्षा के उद्देश्य है विद्यार्थी का शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत विकास करना। परीक्षाओं में अधिकतर की जाने वाली गलतियां कौन कौन सी हैं और उनको सुधारने के क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। अलग अलग प्रकाशन की किताबें पढ़ना। परीक्षा के दौरान विद्यार्थी क्या करते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकाशन की किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि विद्यार्थी भ्रमित हो जाता है। एक ये भी बहुत बड़ी कमी है। तो पूछे गए प्रश्नों के आधार पर छात्र सही उत्तर नहीं लिखते हैं। जैसे पहले बातचीत हो चुकी है कि जहां पर बच्चों से कम अंक के प्रश्न पूछे गए हैं वहां पर बच्चा बढ़ा चढ़ा कर उसका उत्तर लिखता है। हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। दूसरा, योगा कर सकते हैं। योगा के द्वारा भी हम मन को शांत रख सकते हैं और संगीत सुन सकते हैं। संगीत सुनने से भी हमारा मन जो है शांत रहता है, और जब हमारा मन शांत हो जाता है तो हम उसके पश्चात दोबारा से क्या कर सकते हैं, शांत मन से जब तैयारी करेंगे तो हम अच्छे परिणाम ला सकते हैं। समय के अनुसार ही अपनी कार्य प्रणाली बनाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि पहले अपने आप को घबराहट किस कारण से होनी है तो उसको पहले जानना चाहिए, घबराहट होने के कारण क्या है, और फिर उस दिए हुए पाठ्यक्रम पर यदि हम ध्यान नहीं देते हैं, कौन कौन से विषय कटे हैं, तो हम लगातार उसी की परीक्षा की तैयारी उसी से करते रहेंगे और अंत समय में जब उससे नहीं आएगा तो हमारे परीक्षा परिणाम गड़बड़ हो जाएंगे। कहा था कि बहुत ही जरूरी है अभ्यास कार्य लिखित तौर पर किया जाना पुनरावृत्ति के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हम सुनते हैं और सुन के जितनी जल्दी हम उसे अधिगमित करते हैं उतनी जल्दी वो हमारे मस्तिष्क से निकल भी जाती है, क्योंकि भूलने की एक अवस्था होती है जहाँ से हम लोग उसको भूल जाते हैं। जैसे यदि परीक्षा में कोई प्रश्न आता है तो बच्चों को अगर यदि पाठ पता है, उसका सार पता है, तो वो अपने ढंग से उस प्रश्न का उत्तर कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर तो कई बार बच्चा जो है वो हिचकिचाहट महसूस करता है या किसी तनाव के कारण, या हो सकता है कि उसका ध्यान ना हो, वो उस बात पे ध्यान ना दे पाया हो, प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, तो वो बच्चा चुप हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब अध्यापक गुस्से से कुछ नकारात्मक शब्दों का प्रयोग कर भी लेता है कि आप नहीं कर सकते या आप जो है तो नहीं कर पाओगे तो फेल हो जाओगे, तो हमें ऐसे शब्दों से भी बचना है। परीक्षा से पूर्व क्षणिक पुनरावृत्ति के लिए तो बच्चों को जो है पाठ्यक्रम की जानकारी होनी चाहिए। उसको जानकारी इसलिए होना जरूरी है कि अगर वो साइंस पढ़ रहा है तो उसमें कितना पाठ्यक्रम है, कितने पाठ है, मैथ में कितना पढ़ना है, तो उसके अनुसार वो जो है पाठ्यक्रम को विभाग उन्हें अंकों की जानकारी भी मिलती है, और अंकों की जानकारी से शब्द सीमा का जो है उन्हें पता रहता है कि अगर इतने अंक का प्रश्न है, 2 का है, 5 का है, तो कितनी शब्द सीमा में लिखना है। और इसका फायदा ये रहता है कि समय के अनुसार जो है वो अपना त से तत्पुरुष या से कर्मधारय और त से द्वंद्व और द से बहुत अच्छा। उसके बाद फीस चार्ट तो हमारा शुरुआत से ही पाठ को समझने के लिए जो हमने नई शिक्षा नीति के तहत 4 चरण हमने रखे हैं, तो ये भी काफी सहायक हो जाता है पुनरावृत्ति के लिए कि बच्चे इससे देखें और इससे सीखे कि किस तरह से जो है पाठ को हम पूरा जान सकते हैं। छाया मत छूना, नहीं तो गिर जाओगे। अब गिर जाओगे तो गिरिजा कुमार माथुर। कन्यादान कविता है और इसके कवि है ऋतुराज। तो कन्यादान हमने कहना है, कन्या है हमारे पास, लड़की है लेकिन उसका नाम ऋतु ही है।
तो ऋतु का नाम है, तो ऋतु राज इसके हमने कवि इसमें बता दी। आत्म कथ्य से मैंने ट्रिक बनाई थी, आत्मा से पूजन करना है। आत्म कथ्य किया जाए तो वो उनको भी हम पास जो है आराम से है। यह है सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखे, क्योंकि पेपर के दौरान आजकल का तो टाइम है, बच्चे मोबाइल टीवी को छोड़ते ही नहीं है, तो उन्हें ये जरूर जो है सुझाव दिया जाए कि इसे, क्योंकि पेरेंट्स की बात भी नहीं सुन रहे हैं। तो आज फिर से थोड़ा बहुत डिस्कस हम करेंगे। रचनात्मक लेखन में सबसे पहले बात आती है कि रचनात्मक लेखन होता क्या। विज्ञापन बना रहे हैं तो विज्ञापन में नारा लेखन इत्यादि का वर्णन उसमें होना चाहिए, और ताकि बच्चा उसको बनाते समय, विज्ञापन बनाते समय, निर्माण करते समय उसमें अपनी रुचि भी प्रदर्शित कर सके और उसका मनोरंजन भी हो सके। आप लिखो कसौली के बारे में या चंडीगढ़ के बारे में, तो विचारों में क्रमबद्धता का होना बहुत आवश्यक है। प्रयोग जब भी आप कर रहे हैं, कहीं आप करते हैं, तो जैसे हमारा भूमिका होता है, विषय वस्तु, विषय विस्तार, उपसार होता है, तो संकेत बिंदुओं के आधार पर ही हम अपना जो निबंध है उसको और विस्तृत जानकारी निबंध की हम दे सकते हैं। जब भी हम कर रहे हैं तो प्रभावशाली होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संवाद का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कौन सी बातें हमें थोड़ी ध्यान रखने योग्य है। बातचीत संक्षिप्त और अर्थपूर्ण हो। जब भी हम संवाद लेखन कर रहे हैं तो उसकी जो बातचीत है वो छोटे वाक्यों में होना। जाल आपके पास है तभी आप उसको कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, कामकाजी महिला की शाम, अब लिखो जी उस पर, तो उसके लिए बहुत सारा वर्ड आपके पास होनी चाहिए, तभी उसमें रचनात्मकता जो है वो आ सकती है। बाकी एक और सुना थोड़ा सा। अब लास्ट में टीचर जो है वो एक चुटकुला है या रचनात्मकता का ये भाग है। टीचर पूछता है अपने बच्चों से कि भाई हमें ऐसा रचनात्मकता के रूप में एक ऐसा वाक्य बताना है या कुछ भी किसी भी फॉर्म में आपने बताना है कि भाई जिसमें तीनों कालों का समावेश होता है। वो कुछ वाक्य हो सकता है, गाना हो सकता है या कुछ भी। तो क्या हो सकता है आप लोगों को? मुझे तुमसे प्यार था आज भी है। बस बिल्कुल। तो बच्चे ने आंसर दिया और वो गाने के माध्यम से ही दिया कि मुझे तुमसे प्यार था। आप सब गाओ। आज भी है और कल भी रहेगा। तो सूर्य बनकर भी निकलता है। नमस्कार, मैं राखी वर्मा अपनी सह अध्यापिका सुमन भारद्वाज के साथ जीएवी थ्योर से आप सबका अभिनंदन करती हूँ। तो इसी तरह अगर हम छात्रों को बार बार शब्दों का, भाषा का ज्ञान करवाएं, वर्तनी का अभ्यास करवाएं, तो बच्चों को ज्ञान अवश्य होगा। वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे खेल का है, अभ्यास की आवश्यकता हर जगह रहती है। इसलिए छात्रों को निरंतर भाषा का अभ्यास करवाना, वर्तनी का अभ्यास करवाना अति आवश्यक है। ये शुद्धियां स्वरों में करते हैं, तो इस प्रकार से उनको ज्ञान दिलाना बहुत जरूरी है। आवाज, अधिकतर बच्चे आवाज ना बोल करके वो आवाज लिखते भी हैं और वाचन भी करते हैं। बच्चे जिस प्रकार से वाचन करेंगे उसी प्रकार से वो लिखेंगे और लेखन में गलतियां तभी होगी। तो आवाज जैसे हैं आपके, इस तरह के बहुत सारे आराम। तो परीक्षा, मैम ने जैसे अभी बताया था कि परीक्षा, ये अधिकतर ऐसे नहीं है कि छोटी कक्षाओं में ही गलतियां होती है, बड़ी कक्षाओं में भी ये गलतियां होती है। वहाँ लिखते हैं वो बच्चे तो साप्ताहिक लिख लेते हैं, आगे साप्ताहिक नहीं होती, साप्ताहिक लिखा जाता है। तो इसी प्रकार की ये गलतियां करते हैं। इसके लिए मैंने छोटी सी कहानी फ्रेम की है। इसमें छोटी छोटी गलतियां हुई है जो मैंने दोहराई है, और बच्चे इस तरह की गलतियां करते हैं। इसको आप कोई पढ़ के बताएगा और इसमें गलतियां छांटेंगे आप कि कौन। डीएवी सीएमसी में जाकर के मास्टर ट्रेनिंग का जो अवसर प्रदान किया गया है, उसके लिए मैं मैनेजमेंट की आभारी हूँ और आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जो मैंने कार्यशाला में सीखा, जो भी हमने गतिविधियाँ की, जिस भी विषय पर की, वो आज मैं आपके सामने संक्षिप्त रूप से ही कह सकती हूँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक चीज़ के लिए कि मोबाइल विद्यार्थियों को न दिए जाएं, सर इस पर बहुत मतलब बात हुई थी,
क्योंकि सोशल मीडिया पे बच्चे, उन्हें नहीं पता कि उनके लिए कौन सा सही चैनल है और कौन सा नहीं है। पता भी है तब भी वो ऐसे इस्तेमाल उसे नहीं कर पाते जिससे वो लाभान्वित हो सके। ठीक है, तो आज हम ऐसे मोबाइल बनाएंगे जो उनके द्वारा निर्मित होंगे और वो उन मोबाइल का जो है कक्ष में भी इस्तेमाल करेंगे। हर रोज कक्षा में वो मोबाइल लेकर के आएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? यहाँ पर आपने वो शब्द लिखने हैं जो आपने नए सीखे, जो आपने पहले कभी, जिसके बारे में आप अपरिचित हैं, आपको नहीं पता ये क्या शब्द है। तो मैंने एक शब्द लिखा था घ्रातव्य। मैं इस शब्द से परिचित नहीं थी। घ्रातव्य, गंध, एक सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, ज्ञानेंद्रिय से, नाक, नोज लगानी है। उसमें स्टेपलर्स आते हैं, स्टेपलर्स हैं मैम हमारे, ये सब एक सेंस सर्कल। हाँ जी बोलो। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि ये मोबाइल, नो इलेक्ट्रिसिटी, कोई इसमें बिजली लिखवाइएगा। और कोई वे भी उन शब्दों को नोट कर सकते हैं। जिनका मोबाइल बन चुका है प्लीज आगे आ जाए। इसी कार्यशाला में आपके शब्दों के भंडार में वृद्धि हुई है। आपसे लेके अभी जितनी भी अभी वर्कशीट साइंस का मोबाइल तैयार रखिए। इसलिए पहले क्रेयॉन्स का बॉक्स दे देना ममता मैम सबको, अगर कह चाहिए किसी को। एक बॉक्स है क्रेयॉन्स भी मैम, आप ये 2 मिनट के यहीं नहीं रहना, एक सेमी सेट कर सर। आज पूरा ग्रुप भी नहीं। हाँ जी नया शब्द बोलिए प्लीज। क्रिकेट के बोलते हैं हिंदी में गोल गट्टन लक्कड़। राखी मैम नहीं आ रहे, चले से रूबरू हूँ, जोड़ीदार से रूबरू हूँ। अब आपके साथ आपका एक जोड़ीदार बैठा है, आपका पैर है, आपका पार्टनर है, साथी है, सबका है। ठीक, तो यश सर से संबंधित कोई व्यक्तित्व बताइए जिसने किसी भी क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की है। यश फिल्म निर्देशक हैं। तो अब आपने अपने पार्टनर का, सीमा मैम अगर आप इनके पार्टनर, चलो मैं तो एक उदाहरण दे रही हूँ ना। हाँ, थोड़ा सा अपना वॉल्यूम। जिन अध्यापकों की गतिविधि हो चुकी है, हाँ जी, मेरे अपने जोड़ीदार से रूबरू। नाम में क्या रखा है? यश चोपड़ा। मेरे जोड़ीदार की व्याख्या। सर यश चोपड़ा का आपने ना उनकी उपलब्धि लिखनी है और किस क्षेत्र में कार्यरत है वो भी लिखना है। आप यहाँ लिख दीजिए। मेरे जोड़ीदार की व्याख्या विशेष है, हाँ जी, मृदुभाषी है, सरल व्यवहार। यस। संज्ञाएं जो उन्हें पसंद है, मीठा खाना, गजरेला संज्ञा। क्रिया जो वे पसंद करते हैं तो कविताएं लिखना, जी अलंकृत विवरण में। यदि मेरे ऑनलाइन अध्यापक प्लीज म्यूट पे कीजिए अपने फोन पे ना, क्योंकि यहाँ पर एक अध्यापक है जो अपनी। तो मुझे शिव भजन सुनाई देगी। जी सर। यदि मेरे जोड़ीदार को सुगंध आई तो वो होगी चंदन की। जी। और यदि मैं जोड़ीदार के सामने सपने में जा सकता हूँ तो वे गाना पसंद करेंगे क्रिकेट के मैदान में। जी। मेरे जोड़ीदार की तुलना मैं श्रेष्ठ उभरते हुए कवि से करना चाहूँगा। जी। क्योंकि उन्होंने बहुत सी सुंदर रचनाएं लिखी। जी सर। नीरज सर के लिए आप तालियां बजा। जी। संज्ञा है, हाँ जी। वो अपने आप को कहाँ पाएंगी? मैडम वो बाग में। जी ठीक है। जी जी। आप किसी व्यक्तित्व से जोड़ीदार व्याकरण व्याख्या विशेषण का शांत स्वभाव, धैर्यवान,
संज्ञाएं पसंद है किनारी टोकरी और सिद्धू। क्रियाएं जो पसंद करते हैं वो है शिक्षण। और यदि मेरी जोड़ीदार आंखें बंद कर तो अपने आप को डीएवी के खुशनुमा माहौल में पाएंगे जी। और यदि मैं उनके ईयरफोन से तो मुझे मधुर संगीत सुनने को मिलेंगे जी। और यदि मेरे जोड़ीदार तो वो फूलों की होगी। और यदि मैं अपने जोड़ीदार के सपने में जा सकती हूँ तो यहाँ जाना पसंद करेंगे कश्मीर में। मेरे जोड़ीदार की तुलना में उभरते हुए पत्रकार से करूंगी क्योंकि मैं पहले पत्रकारिता का कार्य कर चुकी सेविका वो क्या है और अच्छी खिलाड़ी, अच्छी लेखिका और इन्हें संज्ञाएं जो पसंद है, खाने में इनको आम पसंद है और शहर इनको शिमला पसंद है। और मैम आपने व्याकरण बोलना है। अलंकृत में ये जो है वाटिका में जाना पसंद करेंगी और सुनना, इनको शिव भजन सुनना पसंद है। और यदि मेरे जोड़ीदार को सुगंध आई तो वो फूलों की है और इन्हें जाना पसंद है एकांत में। और तो उसके बाद अधिक विवरण दे दीजिए, चित्र और बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद अतिरिक्त विवरण और दे दीजिए और रंग और बढ़ा दीजिए। अब आप क्या समझे इस गतिविधि से? रोशन है, सभी जानते हैं, बहुत अच्छे डांसर, बहुत अच्छे नायक। आप इसमें से कितने अध्यापक हैं? ये एक हुक स्टेप है, ठीक है। वेरी नाइस। सिग्नेचर स्टेप है ना, जैसे हम किसी तालाब में या किसी पानी के किसी भी उसमें डाल देते हैं उसे तो वो कांटे में फंस जाती है। अब यहाँ पर क्या काम है लेखक का? हम किसकी बात कर रहे हैं? लेखक कौशल की, है ना। लेखक का क्या काम है? उसने पाठक को कांटे में बांधना है, हुक कर देना, मतलब ऐसे रोचक वाक्यों का उसने प्रयोग करना है जिससे कि पाठक उसे पढ़ने के लिए विवश हो। सौंदर्य अर्थानुरण नाद सौंदर्य ध्वन्यात्मक शब्द। यहां से नहीं शुरू करें। बारिश हो रही थी, बूंदे बरस रही थी। देखिए शुरुआत, टिप टिप टिप, बारिश की बूंदें आपस में बातें करती हुई नीचे उतरने लगी। कुहू कुहू कुहू, कोयल भी मस्त होकर गाने लगी। ये शुरुआत है। अब यहाँ पर पाठक को आपने हुक से बांध दिया, पाठक विवश होगा, वो आगे और पढ़ना चाहेगा। तरबूज कहानी मैं आपको बता रही हूँ, मेरी गर्मी की छुट्टियां। ये तरबूज कहानी है बिग बड़ी, ठीक है। अब हमने तरबूज के बनाए स्लाइस, एक स्लाइस बनाया, उसमें क्या है? छोटा विषय और विशिष्ट। दिखाइए अपने हाव भाव से, लगे कि आप खुशी प्रकट कर रहे हैं, उसे भी महसूस होना चाहिए जिसके लिए आप खुशी प्रकट कर रहे हो, ठीक है। तो भाव को दर्शाना। ये हमारे रिवीजन का टाइम है, तो इसमें जो है कैसे हम इतना कुछ कैसे बच्चों को कराएंगे। तो उन्होंने कहा जाते ही लग जाना, जाते शुरू कर देना। हमारे पास समय कम था, हम रिवीजन की ओर अग्रसर थे, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी और बच्चों से, जैसे भी दीप्ति मैम ने आपको दिया मोबाइल, तो हमने बच्चों से बनवाया। अगर हमारी गद्य की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसमें अगर बच्चे को कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चे इस तरह से लिख रहे थे। कभी बातें होंगी इस तरह से। तो अब आते हैं अपने विषय पे कि काव्य है। टकराई ज्ञान रूपी पर्वत से बरसी निर्मल कविता। बारिश है प्रकृति का नियम, कविता है कवि का निर्मल कथन। ओके, धन्यवाद। उसी क्रम को फिर से आगे ले जाते हुए, और आज का जो मेरा विषय है, क्योंकि
पिछले कल से हम यही दोहराते जा रहे हैं, पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति या परीक्षा परीक्षा परीक्षा। तो जो बातें हो चुकी है वो मैं नहीं दोहराने वाला, उसे मैं आगे निकलूं क्योंकि समय। चिंताएं सारी मिट जाती है, तृष्णाएं सारे घुटने टेकती है, एक छोटे से भेद के लिए शत्रुता भुला देती है। अंत में कर ले गर तू खुद को तैयार, अपनी सोई प्रतिभा जगाकर, राह का रोड़ा नहीं है ये, राह सुगम बनाती है परीक्षा। हो गई बस, नोटबुक उस पास है नहीं, परीक्षक दे रही, करेगा तो करेगा कैसे, क्या करोगे? मैंने कुछ ऐसा ही किया, ऐसे एक दो उदाहरण मेरे साथ ऐसी घटना घटी। तो मैंने किसी अच्छे एक छात्र का जो नोटबुक थी उसका पूरा फोटोस्टेट करवा के उसको दे दिया, क्योंकि इतनी जल्दी इतने कम समय में बच्चा फिर से लिखे वो भी एक उस पर बोझ हो जाएगा। यही विकल्प है, यही विकल्प है। पाठ ऐसे हैं जो शायद हम कक्षा में पढ़ाते हैं, हमें लगता है बहुत अच्छे से बच्चे समझ रहे हैं, समझ चुके हैं, उनको आ भी जाता है और वो हामी भी कर लेते हैं, जरा सा समझाया और उनको समझ आ भी जाता है, लेकिन 2-3 दिन बाद, सप्ताह बाद वो सब कुछ धूमिल हो जाता है। पुनरावृत्ति के लिए एक नियम है, जिस पाठ को आपने आज पढ़ाया है उसको 24 घंटे के अंदर फिर से दोहराया जाना चाहिए, 1 सप्ताह के अंदर फिर से, 1 माह के बाद फिर से, फिर आप उसको जब पढ़िए आपको वो तुरंत ध्यान में आ जाएगा। ये एक नियम अपनाना चाहिए बच्चों के लिए। चलिए अगला है विविध प्रश्नों को हल करना। विविध प्रश्न में हमारे पास सामान्य प्रश्न तो बहुत सारे रहते हैं जो हम अभ्यास प्रश्न करवाते हैं या पुस्तकों के बीच से कुछ प्रश्न करवाते हैं। कुछ प्रश्न मैं यहाँ पे लेके आया हूं जो कक्षा 7वीं 8वीं 10वीं कक्षाओं से लेकर है। पहला प्रश्न 7वीं कक्षा से, गणेशोत्सव पाठ हम सभी ने पढ़ा है, सुना है। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके यह प्रदर्शित किया कि मेरे जो माता पिता है वो संपूर्ण ब्रह्मांड से बढ़कर है। ठीक है, तो आप अपने माता पिता को ब्रह्मांड से बढ़कर मानते हैं, सभी मानते हैं, तो आप इसको साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए क्या करोगे? क्या करते हो आप? क्या करते हो? कुछ नहीं करते, मतलब आप मानते ही नहीं हो। सेवा करते हैं, बात मानते हैं, आज भी मानते हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानना है, बिल्कुल। कोई भी काम ऐसा नहीं करती जिनको हर्ट करें, बिल्कुल उनको दुखी करे, सभी कार्य नहीं करना है। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी बात है, एक बच्चा एक उत्तर देगा, वो हमारे पॉइंट के माध्यम से पूरा उत्तर हमारा कक्षा में बन जाता है। जो भी माता पिता के नाते हमारा दायित्व बनता है वो सभी पॉइंट हमारे इसके अंतर्गत आएंगे। लखनवी अंदाज आपने पाठ पढ़ाया होगा। लखनवी अंदाज में जो हमारे पास नवाब है वो एक सनकी किस्म का नवाब है, वो सनकी है। सनक वास्तव में है क्या? सनक का अर्थ क्या होता है? पागल। ठीक है, क्या सनक का कोई सकारात्मक पक्ष भी हो सकता है? कैसे कैसे हो सकता है? जो मुझे करना है, मतलब हर हाल में करना है, आंधी आए तूफान आए जो मर्जी आए, लेकिन मुझे वो लक्ष्य प्राप्त करना ही करना है। वहां पे हमारी सनक बिल्कुल सकारात्मक हो जाती है। अगला पाठ हमारे पास है दंतुरित मुस्कान। कवि अपने बच्चे से मिलता है और उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं, कमाल के विचार आते हैं। हम सभी ने जाना है, वो पाषाण को पानी बना देता है, बांस और बबूल से शेफालिका के फूल झरने लग जाते हैं। यदि उस कवि, उस पिता की जगह पर एक अपरिचित व्यक्ति जो उस बच्चे को जानता तक नहीं है ये कौन है, अचानक से उसकी भेंट हो जाती है, क्या तब भी उसके मन में वैसे ही विचार आते? वैसे ही विचार आते नहीं? बच्चे के लिए प्रेम भाव नहीं बच्चा तो बच्चा ही, तो मतलब उसके बच्चे के कारण उसके वो भाव जागे।
उसका दृष्टिकोण भी अलग हो सकता है देखने का। वो एक सामान्य मतलब व्यक्ति होकर के देख रहा है, एक पिता के रूप में देख रहा है, ठीक है, तो बदलाव हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल डिफरेंट होंगे, नेगेटिव ही होंगे, ठीक है। कवि के दृष्टिकोण से शायद वो सारे भाव वही जागृत हो जाए या थोड़े से अलग अलग हो सकते। हम इसमें कोई भी गलत नहीं कर सकते, दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, बच्चे की सोच अलग हो सकती है, किस हिसाब से वो सोचता है उस हिसाब से आप उसका लिख सकते हो, ठीक है। जो कटुल वचन होते हैं, कुटिल वचन होते हैं, कड़वे वचन होते हैं, वो बहुत ही बुरे होते हैं, ये समय तक हमें याद भी रहता है। ध्यान केंद्रित करने में सहायक, जैसे आपने भी कुछ उपाय बताए थे, और एक कल की और बात जो कल शायद हो चुकी है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए, बच्चों की समय प्रबंधन किया जाए, खेल कूद भी जरूरी, खाना भी जरूरी, स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मोबाइल से दूर रखना क्यों जरूरी है? जब बच्चा मोबाइल से दूर रहना ही नहीं चाहता, हमने उससे मोबाइल दूर कर दिया, ठीक है। सुबह हमने उसको जल्दी उठाया, उठ पढ़, परीक्षाएं आ रही है, क्यों? जब बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता तो हम उसके साथ जबरदस्ती करें क्यों? जब बच्चा मोबाइल में चिपका रहना चाहता है तो उसको मोबाइल से दूर रखे क्यों? जब बच्चे के अंदर से खुद ये प्रेरणा जागृत होगी कि मुझे मोबाइल दूर रखना है, मुझे समय पर उठना है, तो उसे किसी अलार्म की जरूरत नहीं है, वो खुद से उठेगा, वो खुद से करेगा। ये प्रेरणा जागृत करने की आवश्यकता है, उसे किसी चीज, किसी प्रबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ललक, ये प्रेरणा जागृत होनी चाहिए बच्चों में। ये कार्य करते हैं हम सभी, उसके माता पिता, और बहुत सारा तो उस पर ही निर्भर करता है, उस बच्चे पर निर्भर करता है। बहुत ऐसे बच्चे जो शायद इस तरह के कर रहे हैं, जो उल्टा अध्यापकों से पूछते हैं, हमें फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि इस विषय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, यहाँ में मुझे समस्या आ रही है, ये पूछने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो लापरवाह है, जो कक्षा में बताए गए काम को भी समय से नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रेरणा जब तक नहीं आएगी ना अंदर से, तब तक हम जो मर्जी उनके साथ कर लें, कोई बदलाव नहीं आने वाला। अगला है विचारों के प्रबलन के लिए आवश्यक अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहन मिलता है पुनरावृत्ति के माध्यम से। पुनरावृत्ति को मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, संदेह दूर होते हैं बिल्कुल। जो भी उनके संदेह कक्षा से लेकर रहते हैं, उनको एक बार फिर से उनको दोहराया जा सकता है। स्पष्टीकरण, मौखिक, लिखित, चिंतन या सहायक श्रव्य दृश्य, जो भी हम गतिविधि कक्षा में करते हैं, ये शायद पुनरावृत्ति में बहुत सहायक होती है बच्चों के लिए। जितनी भी आपने गतिविधियां करवाई है, इससे बहुत लाभ होता है बच्चों के लिए। समय के आगे सब समाप्त हो चुके हैं। समय को हमने इस तरह से परिभाषित किया, रोकने का प्रयास किया, लेकिन समय रुकने वाला नहीं है। अगला हमारे पास उदाहरण इसी में है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली लाली हो, बत्ती का बीच उजियारी हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। कर्मवीर कविता ये है, और इसके उदाहरण से हम मनुष्य गुणों की खान है, मनुष्य में गुणों का भंडार छिपा बैठा है, लेकिन वो सारे छिपे हुए हैं। उसको प्रदर्शित, वो कैसे छिपे हुए हैं, यहाँ पे दो उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। मेहंदी की लालिमा तो सभी को पता है कि कैसे वो हरी होती है और बाद में प्रातःकाल वो लालिमा प्रदर्शित करता है। वैसे ही दीपक अगर बुझा है, उसकी बत्ती अगर में रोशनी नहीं है तो वो अंधकार है, लेकिन उसकी रोशनी पहले नजर नहीं आती, और जबकि वो रोशनी उसी के अंदर छिपी हुई है। जब उसको जलाते हैं तो उसका वो प्रकाश से अंधकार को समाप्त कर देती है। और चौथा उदाहरण इसमें है हमारे पास, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। पवन 49 का यहाँ पे जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में पवन के 49 रूप में कौन सा रूप यहाँ पे प्रदर्शित किया गया? 49 का 49 रूप, वो एक बवंडर के रूप में, तूफान के रूप में चिड़िया के सामने आया है, और चिड़िया उसकी विपरीत दिशा में आगे बढ़ती जा रही है। यानी कि हमारे जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं, समस्याएं आती है, हम घिर जाते हैं समस्याओं से, लेकिन उस समय हम इसी चिड़िया से प्रेरित होकर हमें आगे बढ़ते जाना है।
इसको भी हमने पिक्चर के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से बताया है। और यहाँ भी तूफान आया है और चिड़िया फिर भी आगे बढ़ती जा रही है। विविध शिक्षण युक्तियों का साम्राज्य है, बहुत बड़ा साम्राज्य। बात बहुत प्राचीन है, जब राजाओं का राज हुआ करता था। तो उस साम्राज्य में एक राजा था और उस राज्य का एक नियम था कि 5 वर्ष के पश्चात उस राजा को हटा दिया जाता था। हटाने का ये नियम था कि राज्य जितने भी लोग होते थे, जितने पदाधिकारी होते थे, उस राजा को हाथी पर बिठाकर एक नदी के किनारे जाकर नाव में बिठाकर नाव से उसको दूर ले जाया जाता और बहुत दूर जाकर एक जंगल के किनारे उस राजा को छोड़ दिया जाता था। ये रीत सदियों से चली आ रही थी। ठीक है, आज भी एक राजा के 5 वर्ष पूरे हुए हैं, उसको हाथी पे बिठाया गया, नाव पे बिठाया गया और जाके उसको जंगल में छोड़ दिया गया। अब बारी आती है एक नया राजा बनाने की, नया राजा चुनना है। खोज शुरू हुई, लोगों ने चुना एक बहुत ही ईमानदार बुद्धिमान व्यक्ति कि हम आपको राजा बनाने वाले हैं। उससे बात की गई, उसने मना कर दिया कि मुझे राजा नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है? क्यों नहीं बनना है राजा? क्योंकि 5 वर्ष की बाद तो मुझे भी जंगल भेज दिया जाएगा। है, उसको बहुत समझाया गया कि 5 वर्ष है, इस गरीबी के जीवन से थोड़ा राजा वाला जीवन जियो और एक सुखद जीवन जियो। 5 वर्ष में बहुत कुछ होता है। खैर, वो मान गया, तैयार हो गया और राजा बन गया। राजा का शासन शुरू, समय शुरू। पहले वर्ष में उसने खूब आनंद किया, गरीबी से ग्रसित था वो, है ना, और राजाओं वाला जीवन उसने जिया, ऐशो आराम जितना भी वो भोग सकता था भोगा उसने। 1 वर्ष उसमें उसका समाप्त हो गया। बुद्धिमान तो था ही, समझदार था, दिमाग लगाया कि समय निकलता जा रहा है, मात्र कितने वर्ष है? 4 वर्ष है, कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो मुझे भी जंगल भेजने वाले हैं। अब दूसरे वर्ष उसने योजना बनाई और अपने एक सैनिकों की टोली को साथ लेकर वो निकल पड़ा घूमने। उसने अपना राज्य अपने जो उसके सहभागी या कौन होते हैं मंत्रियों के सहारे छोड़ा कि मुझे कुछ समय के लिए प्रवास पे जाना है और इस दौरान आपने राज्य की देखभाल आपने करनी है। ठीक है, तो निकल पड़े महाराज जी प्रवास के लिए घूमने। और घूमने कहाँ गए? उसी जंगल में जहां राजाओं को छोड़ दिया जाता था। उस जंगल में पहुंचे, घूमे उस जंगल में। घूमते घूमते बहुत घना जंगल, बहुत भयंकर जानवरों से भरा हुआ, और क्या देखा? हड्डियों के ढांचे, कहीं किसी की खोपड़ी है, किसी की हड्डियां, मतलब कांप गई, इसकी रूह कांप गई कि 5 वर्ष के बाद मेरी भी स्थिति यही होने वाली है। खैर, चिंता से ग्रसित राजा वापस लौटा सैनिकों के साथ और थोड़ा सा अपने आप को तैयार किया घूमने फिरने में। वो साल उसका उसी में निपट गया। थोड़ा सा बीमार भी रहा उस वर्ष। अगले वर्ष उसने फिर से योजना बनाई, अपने बहुत सारे मजदूरों को लेकर वो निकल पड़ा उस जंगल में और उनको आदेश दिया कि उस जंगल के जितने भी वृक्ष काट डालो, खत्म कर दो उस जंगल को। और बहुत बड़ा विशाल जंगल है और काटते काटते उस जंगल का सफाया कर दिया गया। और जब जंगल नहीं रहा तो वहां के जो जंगली जानवर थे वो भी वहां से भाग गए, चले गए। 1 वर्ष उसमें निकल गया। उसके बाद जो अगला क्रम आया उसमें अगला वर्ष यानी कि चौथा वर्ष, उस चौथे वर्ष में उन्होंने अपने फिर से कुछ नए मजदूरों को भेजा और आदेश दिया कि उस जंगल में जाकर वहां पर खेत बना दो, खेत बना दो वहां पे, और थोड़ी सी बस्ती है वो भी बना दो। 1 वर्ष लगभग राजा था, खर्च कर सकता था, कोई चिंता नहीं थी, कुछ भी कर सकता था। खेत बना दिए, थोड़ी बहुत बस्ती भी बना दी गई। 4 वर्ष निपट गए। अंतिम वर्ष था, राजा ने कहा सब कुछ हो चुका है, एक अच्छा सा महल भी वहां बनवा दो, बहुत सुंदर सा महल बनवा दो। और 5वें वर्ष वहां पे महल भी बनवा दिया गया। अब राजा को उत्सुकता थी वहां जाने की, है ना। राजा ने बैठक बनाई और सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, देखिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, आपने मुझे राजा बनाया और अब मेरे समय समाप्त हो चुका है। अब जल्दी जल्दी मुझे हाथी पे बिठाइए और नाव पे उस जंगल में छोड़िए। तो उन्होंने कहा, नहीं महाराज, अभी तो 1 महीना आपका शेष रहता है, आपको राजे बनाना है। अच्छा 1 महीना शेष है, कोई नहीं, हम 1 महीना और रह लेते हैं। 1 महीना बीत गया। अंतिम क्षण आया जब राजा को ले जाया जाना था उस जंगल में। हाथी पे बिठाया गया, ढोल नगाड़े बजाए गए, राजा को खूब सजाएगा और राजा बड़ा खुश। राजा नाचते नाचते जा रहा है कि मुझे तो वहां जाना है। और सारी प्रजा जो थी वो बहुत चिंतित थी कि भी राजा इतना खुश है। आज तक जितने भी राजा के रोते रोते गए हैं, उनको बहुत दुख हुआ है
तो एक ने हिम्मत करके पूछा, महाराज जी आप पहले राजा ऐसे जो बहुत खुश होके यहाँ से जा रहे हो। तो उसने ये कारण उसे बताया कि मेरे पास 5 वर्ष थे और 5 वर्ष में मैंने क्या क्या किया, पहले वर्ष दूसरे वर्ष सब कुछ उसने दोहराया। और जैसे ही नाव पे पहुंचे पूरी प्रजा सोचने लगी, विचार करने लगी कि भी ऐसा राजा तो हमें आज तक नहीं मिला जिसने अपने लिए आने वाले समय के लिए अपने आप के लिए सब कुछ तैयार कर दिया, पहले से तैयारी कर दी है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि हमें आज से कोई राजा नहीं बदलना है, आज से आप ही हमारे राजा रहोगे और जो रीत हमारे राज्य की थी वो आज से समाप्त होगी। ठीक है, जिससे कि वे किसी जो हमारा विषय है उसको समझने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, सामाजिक या पारिवारिक समस्याएं कुछ इस तरह की होती हैं कि वे क्या है पढ़ाई में अपना उनका मन नहीं लग पाता है। तो सबसे पहले क्या है व्यक्तिगत रूप से हमें विद्यार्थियों के बारे में जानना आवश्यक है, ताकि हमें पहले समस्या का पता लगे कि क्या कारण है जिससे कि जो विद्यार्थी हैं वे पिछड़ रहे हैं। छात्रों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करवाना या पुनरावृत्ति या अभ्यास कार्य करवाना। तो हमें क्या है जो हम कार्य प्रपत्र का निर्माण करते हैं ये हमें 3 तरह के बनाने होंगे। एक वाले विद्यार्थियों के लिए जब भी हम इन वर्कशीट या कार्य प्रपत्र बनाते हैं तो हमें क्या है कि एक जो हमारे प्रश्न रहेंगे सरल हो और स्पष्ट प्रश्न हमारे होने चाहिए ताकि वे उन्हें आसानी से समझ सकें। है स्थान है सब कुछ हमारी कक्षा में मिल जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या है विद्यार्थियों को क्या है वही प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने जो उदाहरण है वो प्रस्तुत करने हैं। उसके पश्चात हम क्या है उनकी परिभाषाओं से उन्हें अवगत करवा सकते हैं और परिभाषाएं बच्चे फिर अपने आप खुद ही बनाते हैं। हमें लेकिन वो बोलते बहुत अच्छा है, लिखने का उनकी कई बार मार्क्स जो है उनके कट जाते हैं। तो हमने ये ध्यान रखना है कि जो निम्न स्तर का विद्यार्थी है हमें पता होना चाहिए कि किस कौन सा कौशल है जिसमें ये बच्चा कर सकता है, उसे उसी में बढ़ावा दिया जाए, प्रोत्साहन उसे दिया जाए ताकि वो कुछ तो करे कक्षा में, वो बोले। भले ही उसके लेखन में हम करते हैं, हमें पता है, हमें इस चीज़ का पता है और ना ही तो हमें उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखनी होती है। हमें ये है कि ये चले बच्चा हमारा और हमारा ये कर्तव्य है कि उसकी जो प्रशंसा है वो बार बार की जाए। अगर वो कोई 3 लाइनें भी बोलता है किसी चित्र के बारे में तो उसको क्या है कक्षा में उसकी तालियां बजाई जाए, चॉकलेट दी जाए, क्योंकि प्रशंसा एक ऐसा एक वो है जिससे कि हर कोई खुश हो जाता है। बस अपने विचार रखें, स्वतंत्र चिंतन होना चाहिए और स्वतंत्र रूप से अपनी बात अध्यापक के समक्ष रखें। उनको कोई भी जो विद्यार्थी है निम्न स्तर का है, पहले ही वो मानसिक रूप से दबाव में है, अगर अध्यापक का व्यवहार उसके प्रति थोड़ा सा भी अधिक रूड होगा या अच्छा नहीं होगा तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। तो क्या है कक्षा में एक ऐसा वातावरण बनाना है जिससे कि जो बच्चे हैं अपने स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखें और हम उतने अच्छे से नहीं बोल पाएँ, लेकिन जब हम कभी अकेले में किसी बच्चे से रूबरू होंगे, उससे बात करेंगे तो क्या है आसानी से हम उसकी जो समस्याएं हैं वो समझ सकते हैं। बौद्धिक स्तर है या मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी कारण हो सकते हैं निम्न स्तर के। आजकल का जो समाज है उसमें क्या है कि एक जो तुलना भी जो अपने अभिभावक है माता पिता है वो बच्चों में आपस में भी कई बार तुलना करने लग जाते हैं कि इसके इतने अच्छे अंक आए हैं तुम्हारे नहीं आए हैं। तो इससे क्या होता है बच्चे का जो आत्मविश्वास है वो कम होने लगता है, क्योंकि उसका जो बौद्धिक स्तर है वो भी उतना अच्छा नहीं, वो नहीं समझ पा रहा है। और पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, जो पीयर ग्रुप, जो भी सारी समस्याएं हैं एक विद्यार्थी के साथ हो सकती है। तो हमें क्या है उनकी जो समस्याएं हैं विद्यार्थियों की उसको समझना बहुत जरूरी है। एक जो प्राणी है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वयस्क है, चाहे जो भी है, तब तक वो उसे नहीं कर सकता जब तक उसकी अंदर की जो आवाज़ ना आए। तो हमारा क्या कार्य है, हमारा एक अध्यापक के रूप में हमारी अहम भूमिका है कि हमने क्या है जो विद्यार्थी हैं उनको हमें प्रेरित करना है। हम उनको पढ़ाएंगे तब, लेकिन सबसे पहले उनमें प्रेरणा, उनको प्रेरित करना कि वो खुद उनको उसका मन करे कि नहीं मैंने पढ़ना है, कि मैंने कल सुबह जल्दी उठना है, मेरे को गृह कार्य मिला है, मैंने ये पूरा करना है। जब तक उसके अंदर से ये प्रेरणा नहीं आएगी तब तक वो सीख ही नहीं सकता। तो एक अध्यापक का कार्य क्या है उसे स्वतः प्रेरित करना। प्रेरित इनके अच्छे अंक नहीं होते थे लेकिन बाद में कहाँ जाके पहुँचे। और ये है कि प्रतिभा सिर्फ एक बस सीधी प्रेरणा है, बाकी तो क्या है, बाकी सब क्या है पसीना है। ये इनका एक अच्छा है कि प्रतिभा तो भगवान ने इस दुनिया में हमें जन्म दिया है और सबके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा है, उसको निखारना हमारा कर्तव्य है। जो मनुष्य अपनी प्रतिभा को ये सोचे कि जिसमें एक बोलते घमंड आ जाए कि मेरे को तो आता है, चाहे विद्यार्थी है वो भी रह जाता है। लेकिन क्या है
जो एक बोलते हैं ना कि मेहनत एक पसीना है। जब तक मनुष्य मेहनत कर रहा है तो कहा ही जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो निरंतर हमने क्या है बच्चों में एक क्या खत्म नहीं होने देनी है, निरंतर अभ्यास। उनको जो भी कार्य चल रहा है, जहाँ वो पिछड़ रहे हैं, हमने कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये वर्तनी इसकी ठीक नहीं है, इसका लेख ठीक नहीं, ये नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। जो एक अभ्यास है, एक कोशिश है, वो लगातार होनी चाहिए, क्योंकि कहा ही गया है कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। 80 में से 70 नंबर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। और हमें इस पर बहुत परेशान भी नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें माता पिता का कर्तव्य ये है कि वो उनकी परेशानियों को समझें और जो भी अंक ले रहे हैं उसके साथ क्या उन्हें प्रोत्साहित करें और उन्हें वो, ताकि वो आने वाले समय में और अच्छा कर सकें। अच्छे दिन चित्रकला में अच्छे होने के कारण उनमें इस तरह की व्यायाम कितनी अच्छी बनाइए। और साथ में मैं ये एक निवेदन करना चाहूँगी कि जो गतिविधियाँ हैं कक्षा में लगाई जाएँ। जिस हम कह रहे हैं कि धीमी गति वाले बच्चे हैं जो पूरा पाठ हुए आसानी से नहीं समझ सकते, निस्संदेह ये बात सही है। लेकिन अगर हम एक पूरा जो पाठ है इसके अंदर आ गया है कि उन्हें किसकी उपाधि दी गई थी, सरदार की, वे किस नाम से जाने जाते थे, लोह पुरुष के नाम से, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई थी, वे आज्ञाकारी पुत्र थे, वकालत का निष्ठा व परिश्रम, बलिदान, दृढ़ता और त्याग की भावना। हेतु रचनात्मक लेखन है क्या? रचनात्मक लेखन एक ऐसा लेख जो सार्थक हो, जिसमें उद्देश्य निहित हो, अर्थात जो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति करने में सक्षम हो, विचारों में जिस लेख में निरंतरता हो, विषय की संपूर्ण जानकारी देने की जो विषय योग्यता रखता हो, जो निर्धारित शब्द सीमा के भीतर सीमित हो और नियमों का पालन करे, ऐसा लेख रचनात्मक लेखन कहलाता है। एक सुंदर हो, लेख में स्पष्टता हो, स्पष्टता से अभिप्राय कि उस लेख के भीतर जिन भी बातों का उल्लेख किया गया हो वे बातें स्पष्ट हो, वर्तनी संबंधी शुद्धता हो, भाषा सरल, सहज व विषयानुकूल हो, विचारों में स्पष्टता, संक्षिप्तता व क्रमबद्धता हो, संप्रेषण कौशल व अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। समाधान संक्षिप्त रूप में इस पर बात करेंगे क्योंकि सभी बातचीत करने का सुगम तथा सस्ता साधन है। देखिए सुगम तो है ही और हमारे लिए तो लक्कड़ बाजार वालों के लिए और औपचारिकता है, विषय वस्तु, भाषा और प्रस्तुति। अब इसके लिए जो अंक आवंटित किए गए हैं वे कुछ इस प्रकार से हैं। आगे बढ़ते हैं। औपचारिक पत्र के अंक, अब ये बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। औपचारिक निर्देश या स्व उल्लेख जब हमने ये दिखा कि पत्र में प्रस्तुति के लिए इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता इन दोनों का पता आएगा। कब कब बता रहा है, कब बता रहा है, दिनांक किसे में कि किसे भेजा जा रहा है, तो यहाँ आ जाएंगे पदनाम। और क्यों भेजा जा रहा है, विषय और विषय कौन है भेजने वाला, तो प्रेषक। तो हम ये 5 की विधि के माध्यम से भी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, उन्हें याद करवा सकते हैं अंक। और पोथी का उपयोग करते हैं तो संबंधों का हमारे छात्रों को ज्ञान होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति को भी दर्शाता है हमारे यहाँ कितने महत्वपूर्ण है संबंध। तो इसके लिए हम इस तालिका छात्रों से बनवा सकते हैं, अपने कक्षा कक्ष में लगवा सकते हैं। वो दूसरों तक पहुँचाने का लिखित और मौखिक स्वरूप है, तो हम तो लिखित स्वरूप पर ही जाएंगे। घुड़सवार होती वो हम छोड़ देश लेखन है वह 4 अंक का है और 4 अंक कुछ इस प्रकार से आवंटित किए गए हैं। विषय वस्तु 2 अंक, भाषा 1 अंक, प्रस्तुति 1 अंक, तो कुल अंक 4 अंक। अवश्य बनाना है और जो भी संदेश है वो मध्य में उनसे कहे कि वो जो बॉक्स होता है उसके बीच में हमें शीर्षक लिखना है। लेकिन जो शीर्षक लिखना है, यदि प्रश्न में दिया गया है कि बधाई संदेश लिखिए तो हमें बधाई संदेश लिखवाना है कि आप बधाई संदेश शीर्षक लिखिए। शुभकामना संदेश है तो शुभकामना संदेश लिखिए। अच्छे से कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच सभी का, आपने इस 2 दिवसीय कार्यशाला में अपना भूमिका निभाई एंड पार्टिसिपेशन किया। सो आई होप कि आप सब ने बहुत कुछ सीखा होगा, नई नई चीज़ें सीखी होंगी और अपनी कक्षाओं में उसको आने वाले समय में, आने वाली जो आपकी सेशन होगा तो उसमें लागू करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी।